वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए, वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग सिविल 360, जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडेज टॉपिक इज इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, चैप्टर 25 फ्रॉम द बुक स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री। इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यू के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली के फरवरी 20, 1947 के स्टेटमेंट से। इस एक घोषणा ने इंडिया में पावर ट्रांसफर की पूरी गेम ही बदल दी, एक तरह से काउंटडाउन शुरू कर दिया। इसके स्पेसिफिक्स क्या थे? हाँ, ये स्टेटमेंट वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। इसमें सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात थी एक डेफिनेट डेडलाइन की घोषणा। जून 30, 1948 वाली। बिल्कुल, जून 30, 1948। ब्रिटिश सरकार ने साफ कह दिया कि वो इस तारीख तक पावर ट्रांसफर कर देंगे, चाहे इंडियन पॉलिटिशियंस आपस में कॉन्स्टिट्यूशन पर अग्री करें या न करें। ये अपने आप में एक बड़ा सिग्नल था। हाँ, मतलब अब टालमटोल नहीं चलेगी। एग्जैक्टली। और दूसरी अहम बात थी कि पावर ट्रांसफर होगी किसको। इसमें कहा गया कि या तो किसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी जाएगी जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती हो। लेकिन अगर वो ना बन पाए, मतलब अगर मुस्लिम लीग शामिल ना हो तो? हाँ, वहीं पेज था। स्टेटमेंट में कहा गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाती है, जिसका सीधा मतलब था कि अगर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस उसे ज्वाइन नहीं करते, तो फिर पावर मौजूदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दी जाएगी जैसी वो हैं। अच्छा, तो मतलब अलग अलग हिस्सों को अलग अलग पावर? पोटेंशियली हाँ। और प्रिंसली स्टेट्स के बारे में भी कहा गया कि ब्रिटिश क्राउन की जो पैरामाउंसी थी, जो उनके ऊपर एक तरह का कंट्रोल था, वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वो पावर्स किसी सक्सेसर गवर्नमेंट को भी नहीं मिलेंगी? नहीं, वो पावर्स किसी को ट्रांसफर नहीं होंगी। इसका मतलब था कि स्टेट्स थ्योरेटिकली आजाद हो सकते थे अपना फैसला लेने के लिए। बाप रे, ये तो देश के टुकड़े टुकड़े होने वाली बात हो गई। बिल्कुल, बाल्कनाइजेशन का खतरा साफ दिख रहा था। और आखिर में ये भी अनाउंस किया गया कि लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबैटन नए वाइसरॉय होंगे। तो इस स्टेटमेंट में पार्टीशन के हिंट्स थे, जैसा आपने कहा, और बाल्कनाइजेशन के भी। हाँ, क्लियर हिंट्स थे। ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार अब शायद यूनिफाइड इंडिया की उम्मीद छोड़ रही है, या कम से कम कंटिंजेंसी प्लान बना रही है। ये काफी हद तक 1942 के क्रिप्स ऑफर जैसा था, जिसमें प्रांतों को अलग होने का विकल्प देने की बात कही गई थी। यहाँ एक सवाल उठता है, सरकार ने विड्रॉल के लिए ये फिक्स डेट दी ही क्यों? मतलब जून 1948 की डेडलाइन रखने के पीछे क्या सोच थी? देखिए, इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। एक तो शायद ये उम्मीद थी कि डेडलाइन का प्रेशर एक शॉक की तरह काम करेगा। अच्छा, कि पार्टीज कॉम्प्रोमाइज कर लें। हाँ, कि भाई अब वक्त नहीं है, जल्दी अग्रीमेंट करो। दूसरा, भारत में सिचुएशन बिगड़ रही थी। इंटरिम गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, कम्युनल वायलेंस बढ़ रहा था। तो ब्रिटिश सरकार शायद इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बाहर निकलना चाहती थी, अपनी जिम्मेदारी कम करना चाहती थी, कह सकते हैं। तीसरा ये भी हो सकता है कि वो दुनिया को और इंडियंस को दिखाना चाहते थे कि वो जाने को लेकर सिंसियर हैं, अब कोई एम्बिग्यूटी नहीं। और चौथा, जो शायद सबसे प्रैक्टिकल रीजन था, वो ये कि वेवल और दूसरे ब्रिटिश ऑफिशियल्स मान चुके थे कि ब्रिटिश रूल अब भारत में ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा रहा था, सेना में भी डिससेटिस्फैक्शन था। तो विड्रॉल तो होना ही था, बस तारीख तय करनी थी। ये तो हुआ ब्रिटिश पर्सपेक्टिव। कांग्रेस ने स्टेटमेंट पर क्या रिएक्शन दिया, खासकर इस बात पर कि पावर एक से ज्यादा सेंटर को मिल सकती है? ये तो उनकी यूनाइटेड इंडिया के स्टैंड के बिल्कुल खिलाफ था। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सरप्राइजिंगली कांग्रेस ने इस प्रोविजन को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये तरीका एक्सेप्टेबल हो सकता है। एक्सेप्टेबल? हाँ। क्यों? उनका लॉजिक ये था कि अगर मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन नहीं करती है और डेडलॉक बना रहता है, तो कम से कम असेंबली उन हिस्सों के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बना ही सकती है जो उसमें रिप्रेजेंटेड है। मतलब ये मौजूदा गतिरोध से निकलने का एक रास्ता दिखता था। चलो पूरा देश नहीं तो कम से कम बाकी का संविधान तो बने। अच्छा, मतलब कांग्रेस भी अब पार्टीशन की पॉसिबिलिटी को एक रियलिटी के तौर पर देखने लगी थी शायद। 1947 को नेहरू जी का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन प्लान अगर इम्प्लीमेंट हो तो अब भी बेस्ट सोल्यूशन है, मतलब यूनाइटेड इंडिया वाला। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर वो नहीं होता तो फिर रियल ऑल्टरनेटिव पंजाब
और बंगाल का पार्टीशन है। ताकि नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान में ना जाएं। प्रिसाइसली, ये कांग्रेस के रुख में एक बड़ा शिफ्ट था। फिर अप्रैल 1947 में कांग्रेस प्रेसिडेंट आचार्य कृपलानी ने नए वॉइसरॉय माउंटबैटन से बातचीत शुरू की। और माउंटबैटन का आना वाकई एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है ना। बिल्कुल, माउंटबैटन अपने प्रीडिसेसर्स से, जैसे वॉविल थे, उनसे काफी अलग थे। वो ज्यादा डिसाइसिव थे, क्विक थे एक्शन लेने में, और कैरिज्मेटिक भी। और कहा जाता है कि उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से इनफॉर्मली ज्यादा पावर्स मिली हुई थी, मौके पर फैसले लेने की छूट थी। उनका मिशन क्या था? उनका टास्क क्लियर था। अक्टूबर 1947 तक पता लगाओ कि यूनिटी मेंटेन हो सकती है या डिवीजन करना पड़ेगा, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को एडवाइस करो कि पावर ट्रांसफर का सबसे अच्छा तरीका क्या है। वो एक डेडलाइन और एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ आए थे। और उन्होंने तेजी दिखाई? बहुत तेजी। और इसी तेजी का नतीजा था माउंटबैटन प्लान, जिसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है। ये जून 3, 1947 को सामने आया, और यहीं पर पार्टीशन का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। हाँ, ये बहुत क्रूशल प्लान था। इसके मेन पॉइंट्स क्या थे, जरा डिटेल में बताएं। इसने पार्टीशन का प्रोसीजर कैसे तय किया? देखिए, प्लान ने कहा कि पंजाब और बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो 2 हिस्सों में मिलेंगी। मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स के मेंबर्स अलग और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मेंबर्स अलग। अच्छा, 2 ग्रुप्स बन गए। हाँ, फिर दोनों ग्रुप्स अलग-अलग वोट करेंगे कि प्रोविंस का पार्टीशन होना चाहिए या नहीं। अगर किसी भी एक ग्रुप ने सिंपल मेजॉरिटी से पार्टीशन के पक्ष में वोट कर दिया, तो प्रोविंस का पार्टीशन हो जाएगा। और अगर पार्टीशन होता है, जो कि लगभग तय ही था पंजाब और बंगाल में। हाँ, वो एक्सपेक्टेड था। तो फिर 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान, और दोनों की अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होंगी। ठीक है। और बाकी इलाकों का क्या, जैसे सिंध? सिंध की लेजिस्लेटिव असेंबली को खुद डिसाइड करना था कि वो इंडिया ज्वाइन करेंगे या पाकिस्तान। और NWFP और सिलहेट, वहां तो रेफरेंडम की बात थी। बिल्कुल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी लेकिन पॉपुलेशन मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और बंगाल के सिलहेट डिस्ट्रिक्ट, जो मुस्लिम मेजॉरिटी था पर असम प्रोविंस का हिस्सा था। इन दोनों जगहों पर रेफरेंडम होना था। मतलब लोगों की राय ली जानी थी कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। इस प्लान में कांग्रेस को क्या मिला? क्योंकि उन्होंने तो अपनी सबसे बड़ी मांग यूनाइटेड इंडिया की, वो तो छोड़ ही दी थी एक तरह से। हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। क्योंकि कांग्रेस ने पार्टीशन एक्सेप्ट कर लिया था, तो उनकी कुछ दूसरी मेजर कंसर्न्स एड्रेस की गई। माउंटबैटन प्लान ने ये साफ कर दिया। पहला, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी। उन्हें या तो इंडिया ज्वाइन करना था या पाकिस्तान। इससे वो बाल्कनाइजेशन वाला खतरा टल गया, जिसकी बात हम कर रहे थे। दूसरा, बंगाल को इंडिपेंडेंट रखने का ऑप्शन भी खत्म कर दिया गया। कुछ नेता थे जो ऐसा चाह रहे थे, जैसे सुहरावर्दी। अच्छा। तीसरा, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत पाकिस्तान ज्वाइन नहीं कर सकती, ये भी स्पष्ट हो गया। चौथा, और शायद सबसे सिग्निफिकेंट, आज़ादी की तारीख, जो पहले जून 1948 थे, उसे खींचकर अगस्त 15, 1947 कर दिया गया, बहुत जल्दी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा जंप था। और 5वां पॉइंट? पांचवा ये कि अगर पार्टीशन होता है तो बाउंड्रीज डिसाइड करने के लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाई जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ एक और सवाल है जो मुझे थोड़ा कंफ्यूज करता है। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस क्यों एक्सेप्ट किया? इतने सालों से पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग चल रही थी 1930 से ही। तो फिर अचानक ये डोमिनियन स्टेटस पर समझौता क्यों? ये सवाल उस वक्त भी बहुतों के मन में था, और वैलिड सवाल है। इसके पीछे बहुत ही प्रैक्टिकल और कह सकते हैं कि मजबूर करने वाले कारण थे। पहला, डोमिनियन स्टेटस के जरिए पावर का ट्रांसफर ज्यादा स्मूथ, पीसफुल और सबसे जरूरी क्विक हो सकता था। अच्छा, मतलब कम कॉम्प्लिकेशंस। हाँ, ब्रिटिश स्ट्रक्चर मौजूद था, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती, बस टॉप लीडरशिप बदल जाती। कंप्लीट इंडिपेंडेंस में शायद ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स आते, ज्यादा समय लगता। दूसरा, उस वक्त देश में हालात बहुत खराब थे, कम्युनल वायलेंस चरम पर था। कांग्रेस लीडरशिप को लगा कि जल्द से जल्द सत्ता हाथ में लेना जरूरी है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। स्टेटस के टेक्निकल पॉइंट्स पर उलझने का वक्त नहीं था। अथॉरिटी एज्यूम करना प्रायोरिटी थी। बिल्कुल। तीसरा, डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट करने से ब्रिटिश ऑफिसर्स, सिविलियन और मिलिट्री दोनों, उनकी सर्विसेज कंटिन्यू रह सकती थीं।
एडमिनिस्ट्रेशन और सेना को चलाने के लिए ये उस ट्रांजिशन फेज में जरूरी समझा गया। एकदम से सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स चले जाते तो कियोस हो सकता था। तो ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज था, तात्कालिक जरूरतों को देखते हुए। समझ गया। और ये अगस्त 15, 1947 की डेट इतनी जल्दी क्यों? एटली ने तो जून 48 कहा था। ये लगभग 10 महीने पहले आजादी क्यों दे दी गई? हाँ, ये भी माउंटबैटन की अर्जेंसी का नतीजा था। प्लान अनाउंस होने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करने में कोई डिले नहीं किया गया। माउंटबैटन का असेसमेंट था कि जितनी देर होगी हालात उतने बिगड़ेंगे, वायलेंस और बढ़ेगा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो उन्होंने प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया। और प्लान के मुताबिक वोटिंग हुई। हाँ, जैसा एक्सपेक्टेड था, बंगाल और पंजाब की असेंबलीज ने पार्टीशन के लिए वोट किया। नतीजा ये हुआ कि ईस्ट बंगाल, जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना, और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बने, और वेस्ट बंगाल और ईस्ट पंजाब इंडियन यूनियन में रहे। और सिंध NWFP सिलेट। सिंध की असेंबली ने पाकिस्तान ज्वाइन करने का फैसला किया। NWFP में रेफरेंडम हुआ, जिसका कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था खान अब्दुल गफ्फार खान के कहने पर, और नतीजा पाकिस्तान के पक्ष में गया। सिलेट में भी रेफरेंडम हुआ और उसने भी पाकिस्तान ज्वाइन किया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, जून और जुलाई 1947 में ही। तो माउंटबैटन प्लान एक्सेप्ट हो गया, वोटिंग हो गई। अब इसे लीगल शेप देना था। 1947 को इंट्रोड्यूस किया गया और बहुत तेजी से पास होकर इसे रॉयल असेंट यानी शाही मंजूरी मिली। हमारे सोर्स के अनुसार ये डेट जून 18, 1947 है। हालांकि ज्यादातर स्टैंडर्ड सोर्सेज में जुलाई 18, 1947 मिलता है, पर हम सोर्स की डेट मानकर चल रहे हैं। ठीक है। तो इस एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या थे? इसने लीगली क्या एस्टैब्लिश किया? सबसे बड़ा प्रोविजन तो यही था कि इसने अगस्त 15, 1947 से इंडिया को 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया। ब्रिटिश रूल का हमेशा के लिए अंत हो गया। इंडिपेंडेंस डे की तारीख फिक्स हो गई। हाँ, एक्ट के अनुसार पाकिस्तान टेक्निकली अगस्त 14, 1947 को अस्तित्व में आया और इंडिया अगस्त 15, 1947 को। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। इंडिया में लॉर्ड माउंटबैटन से रिक्वेस्ट की गई कि वो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, माउंटबैटन कंटिन्यू किया इंडिया में? जी, दोनों देशों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी, उन्हें पूरी लेजिस्लेटिव पावर दी गई। वो अपने लिए संविधान बना सकती थी और चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग भी हो सकती थी। और प्रिंसली स्टेट्स? उन पर से ब्रिटिश पैरामाउंसी पूरी तरह खत्म कर दी गई। एक्ट ने उन्हें फॉर्मली आज़ाद कर दिया, लेकिन साथ ही उन्हें अर्ज किया गया कि वो इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक को ज्वाइन कर लें। सुनने में तो ये सब बड़ा ऑर्डरली लगता है। एक्ट पास हुआ, 2 देश बन गए, पावर ट्रांसफर हो गई। लेकिन क्या ये वाकई इतना स्मूथ था? खासकर इतनी जल्दी विड्रॉल अगस्त 47 में ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ली जो ब्रेकनेक स्पीड थी, मतलब बिजली की गति से जो सब हुआ माउंटबैटन के अंडर, इसके बहुत गंभीर, बहुत ट्रैजिक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए। पावर ट्रांसफर तो हो गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पार्टीशन का जो प्रोसेस था वो बेहद मेसी, केओटिक और दर्दनाक साबित हुआ। खासकर पंजाब में जो हुआ। हाँ, सबसे बड़ी विफलता पंजाब में हुए भयानक मैसेकर्स को रोकने में रही, और बंगाल में भी हिंसा हुई। इसकी कुछ खास वजह थीं। पहला, इतनी जल्दबाजी में विड्रॉल के कारण पार्टीशन से जुड़े जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज थे, जैसे एसेट्स का डिवीजन, बाउंड्रीज का डिमार्केशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बंटवारा, इनको ठीक से हैंडल करने के लिए कोई प्रॉपर ट्रांजिशनल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स बन ही नहीं पाए। सब कुछ एडहॉक जल्दबाजी में हुआ। कोई प्लानिंग नहीं थी मतलब? प्लानिंग थी, पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए वक्त नहीं मिला। दूसरा, माउंटबैटन की एक उम्मीद थी कि वो शायद इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कॉमन गवर्नर जनरल बन जाए। अच्छा, इससे क्या होता? दोनों देशों के बीच पार्टीशन के इनिशियल फेज में। लेकिन जिन्ना साहब ने इंसिस्ट किया कि वो खुद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनेंगे, तो वो कॉमन लिंक नहीं बन पाया, जिससे कोऑर्डिनेशन और मुश्किल हो गया। और तीसरा, वो बाउंड्री कमीशन वाला मामला। हाँ, वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी पंजाब और बंगाल की बाउंड्रीज तय करने के लिए। कमीशन ने अपना काम किया, अवार्ड तैयार हो गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अवार्ड अगस्त 12, 1947 तक रेडी था। लेकिन उसे अनाउंस कब किया गया? अनाउंस किया गया अगस्त 16 या 17 को, मतलब इंडिपेंडेंस डे के बाद। माउंटबैटन ने जानबूझकर इसे डिले किया। डिले क्यों किया?
ताकि पार्टीशन के इमीडिएट आफ्टरमैथ में जो दंगे और खून खराबा हो उसकी सीधी जिम्मेदारी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर ना आए। वो कह सकें कि भाई हमने तो पावर ट्रांसफर कर दी थी, अब ये इंडिया और पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अरे बाप रे, इसका मतलब इंडिपेंडेंस डे पर लाखों लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनका घर इंडिया में है या पाकिस्तान में। एग्जैक्टली सोचिए उस कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी को। इसने वायलेंस को और ज्यादा बढ़ाया होगा। लोगों को पता ही नहीं था कि वो किस देश के नागरिक हैं, उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ वो सुरक्षित है। ये एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और ह्यूमन फेलियर थी। वाकई ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। अच्छा, इंडिपेंडेंस के साथ एक और बड़ा चैलेंज चल रहा था पैरेलल में, वो था प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन। लगभग 565 रियासतें थीं, छोटी बड़ी। इनका क्या हुआ? ये कैसे इंडिया का हिस्सा बनी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मैमथ चैलेंज था। अगर ये ठीक से हैंडल नहीं होता तो इंडिया का नक्शा आज कुछ और होता। जुलाई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में एक नया स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाया गया। हाँ, सरदार पटेल का नाम तो इससे जुड़ा ही है। बिल्कुल। और उनके सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। इन दोनों की जोड़ी ने इस मुश्किल काम को रिमार्केबल स्किल, डिटर्मिनेशन और पॉलिटिकल विजडम से हैंडल किया। उन्होंने रियासतों को इंडिया में शामिल करने के लिए डिप्लोमेसी, पर्सुएशन और जहां जरूरी हुआ वहां प्रेशर, मतलब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का बखूबी इस्तेमाल किया। ये प्रोसेस कैसे चला? क्या ये एक बार में हो गया? नहीं, ये 2 मेन फेजेस में हुआ। फेज आई का फोकस था अगस्त 15, 1947 तक ज्यादा से ज्यादा स्टेट से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसमें क्या होता था? इसमें स्टेट रूलर्स सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस, इन पर अपनी इंडियन यूनियन को पावर देते थे। बाकी इंटरनल मामलों में वो ऑटोनॉमस रहते थे। ये एक तरह का इनिशियल स्टेप था। पटेल के जबरदस्त प्रयासों और माउंटबैटन के पर्सुएशन की वजह से अगस्त 15 तक लगभग सभी स्टेट्स ने ये इंस्ट्रूमेंट साइन कर दिया। सिर्फ 3 बड़ी रियासतें रह गई थीं, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। अच्छा, सिर्फ 3 रह गई अगस्त 15 तक। और फेज 2? फेज 2 ज्यादा कॉम्प्लेक्स था और ज्यादा लंबा चला। इसमें इन स्टेट्स को ज्योग्राफिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करना था। मतलब सिर्फ एक्सेशन काफी नहीं था, उनका विलय करना था। विलय कैसे हुआ? इसके कई तरीके अपनाए गए। कुछ छोटी रियासतों को पड़ोसी प्रोविंसेस, जो अब स्टेट्स बन गए थे, में मर्ज कर दिया गया। कुछ जगहों पर कई रियासतों को मिलाकर एक यूनियन बनाया गया, जैसे सौराष्ट्र, राजस्थान, मध्य भारत। और कुछ बड़ी और स्ट्रेटेजिक रियासतों को सीधे सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज बनाए गए। ये प्रोसेस 1947 के बाद भी कई सालों तक चलता रहा और इसमें पटेल की पॉलिटिकल एक्यूमेन और फर्मनेस का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने रियासतों के रूलर्स को मनाया भी और जरूरत पड़ने पर दबाव भी डाला। तो ये इंटीग्रेशन भी पार्टीशन के साथ साथ चल रहा था। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा स्टेप बैक करें और इस पूरी कहानी को देखें, एटली का स्टेटमेंट, माउंटबैटन प्लान, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस, स्टेट्स का इंटीग्रेशन, तो कुछ बड़े सवाल उठते हैं। क्या पार्टीशन इनएविटेबल था? क्या इसे टाला जा सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस जो इतने सालों से अखंड भारत की बात करती आ रही थी, उसने आखिर पार्टीशन एक्सेप्ट क्यों किया? व्हाट डज दिस ऑल मीन? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसका जवाब, जैसा आपने कहा, सिंपल नहीं है। इसमें कई लेयर्स हैं, कई फैक्टर्स हैं। कांग्रेस का पार्टीशन एक्सेप्ट करना किसी एक दिन का फैसला नहीं था, ना ही किसी एक कारण से हुआ। ये एक लंबे प्रोसेस का कल्मिनेशन था और कई मजबूरियों का नतीजा भी। तो क्या कारण थे? पहला क्या कहेंगे? देखिए, पहला और शायद सबसे फंडामेंटल रीजन था एक्सेप्टिंग द परसीव्ड इनएविटेबल। मतलब कांग्रेस लीडरशिप को, या कम से कम उसके एक बड़े हिस्से को, 1946-47 तक ये लगने लगा था कि पार्टीशन अब शायद टाला नहीं जा सकता। ऐसा क्यों लगने लगा? कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की एक लॉन्ग टर्म फेलियर का एडमिशन भी था। कांग्रेस का डबल टास्क था, एक तरफ इंडिया की डाइवर्स ग्रुप्स को एक सिंगल नेशन में यूनाइट करना और दूसरी तरफ उस नेशन के लिए ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस हासिल करना। वो दूसरे टास्क में तो सफल हुए, लेकिन पहले टास्क में, खासकर मुस्लिम मासेस को नेशनलिस्ट मूवमेंट के मेन फोल्ड में पूरी तरह से इंटीग्रेट करने में वो उतने सफल नहीं हो पाए। 1940s तक कम्युनल डिवाइड इतना गहरा हो चुका था, मुस्लिम लीग का सपोर्ट बेस इतना बढ़ चुका था, खासकर डायरेक्ट एक्शन के बाद, कि यूनिटी बनाए रखना लगभग इम्पॉसिबल लगने लगा था।
या उसकी कीमत शायद बहुत ज्यादा होती। तो एक तरह की पॉलिटिकल रियलिटी को एक्सेप्ट करना। हाँ, एक पॉलिटिकल रियलिटी और साथ ही जमीनी हकीकत का दबाव। दूसरा बड़ा फैक्टर था अनकंट्रोलेबल कम्युनल वायलेंस। 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के बाद से जो दंगे शुरू हुए, खासकर बंगाल, बिहार और पंजाब में, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हजारों लोग मारे जा रहे थे, लाखों डिस्प्लेस हो रहे थे। कांग्रेस लीडर्स को ये डर सताने लगा था कि अगर जल्द कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो देश फुल फ्लेज्ड सिविल वॉर में चला जाएगा। उन्हें लगा कि ओनली एन इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, भले ही पार्टीशन के साथ हो, शायद इस लार्ज स्केल ब्लडशेड को रोक सकता है। इंटरिम गवर्नमेंट भी तो फेल हो गई थी। बिल्कुल। इंटरिम गवर्नमेंट, जिसमें कांग्रेस और लीग दोनों शामिल थे, वो इफेक्टिवली पैरालाइज हो चुकी थी। मिनिस्टर्स आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन ठप पड़ गया था। इससे वायलेंस कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो गया था। इस सिचुएशन ने भी पाकिस्तान के आइडिया को अनअवॉइडेबल बनाने में रोल प्ले किया। लीडर्स को लगा कि साथ काम करना पॉसिबल ही नहीं है। और प्रिंसली स्टेट्स वाला एंगल जो आपने बताया, हाँ, वो तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन था। पार्टीशन प्लान ने कम से कम प्रिंसली स्टेट्स के इंडिपेंडेंट होने के ऑप्शन को खत्म कर दिया। अगर स्टेट्स को आज़ाद रहने की छूट मिल जाती तो इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो जाता, देश सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता। ये कांग्रेस के लिए पार्टीशन से भी बुरा सिनेरियो था। तो माउंटबैटन प्लान ने पार्टीशन के बदले में यूनिफाइड इंडिया माइनस पाकिस्तान का अश्योरेंस दिया, जिसमें स्टेट्स इंटीग्रेट होंगे। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक गेन था कांग्रेस के लिए। उन्होंने सोचा कि चलो देश बंट रहा है, पर कम से कम बाकी हिस्सा तो एकजुट रहेगा। ये फैसला अचानक तो नहीं लिया गया होगा कांग्रेस द्वारा, ये ग्रेजुअल प्रोसेस रहा होगा। बिल्कुल। चौथा रीजन यही है कि पार्टीशन की एक्सेप्टेंस एक प्रोसेस का फाइनल स्टेज थी। ऐसा नहीं था कि जून 1947 में अचानक कांग्रेस ने हाँ कह दिया। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कंसेशंस दिए थे। क्रिप्स मिशन 1942 में प्रांतों को अलग होने का अधिकार इम्प्लिसिट था। कैबिनेट मिशन 1946 में कंपल्सरी ग्रुपिंग थी, जिसे कांग्रेस ने बहुत रिलक्टेंटली एक्सेप्ट किया था। तो धीरे धीरे कांग्रेस लीडरशिप मेंटली पार्टीशन की रियलिटी के करीब आ रही थी, भले ही वो उसे पब्लिकली एडमिट न करें। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का वो रेजोल्यूशन भी था। हाँ, पांचवा पॉइंट वही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC ने खुद मार्च 1947 में एक रेजोल्यूशन पास किया था। इसमें कहा गया था कि अगर कंट्री का पार्टीशन होता ही है तो पंजाब और बाय इम्प्लीकेशन बंगाल का भी पार्टीशन होना चाहिए, ताकि नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल न होना पड़े। ये एक तरह से पार्टीशन की इनएविटेबिलिटी को एक्सेप्ट करना ही था। और फिर जब 3 जून प्लान आया तो CWC ने और AIC ने इसे फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया। और शायद सबसे प्रेसिंग रीजन, जैसा आपने पहले भी इशारा किया, वो वायलेंस ही था, उसे रोक पाने में विफलता। हाँ, छठा और आर्ग्यूएबली सबसे इमीडिएट रीजन था फेलियर टू स्टॉप रायट्स। कांग्रेस के टॉप लीडर्स नेहरू, पटेल, जो इंटरिम गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर थे, ये सब महसूस कर रहे थे कि वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ से निकल रहा था। गांधी जी अकेले बंगाल और बिहार में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाकी जगहों पर हालात काबू से बाहर थे। लीडर्स को लगा कि पार्टीशन चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, शायद सिविल वॉर से बेहतर ऑप्शन है। ये एक तरह से लेसर ऑफ द टू इवल्स वाला चॉइस था उनके लिए। दे चोज पार्टीशन, होपिंग टू कंटेन द वायलेंस एंड अवॉइड अ लार्जर कैटास्ट्रोफी। और इस सब में गांधी जी कहाँ थे? उनकी क्या भूमिका थी? वो तो हमेशा पार्टीशन के सख्त खिलाफ रहे। बिल्कुल। गांधी जी पार्टीशन से डीपली हर्ट थे, डेविस्टेटेड थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि पार्टीशन ओवर माय डेड बॉडी होगा। वो सारे भर यूनिटी के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन आखिर में वो बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। हेल्पलेस क्यों? उन्होंने देखा कि कम्युनल पॉइजन लोगों के मन में कितना गहरा उतर चुका है। उनके अपने करीबी साथी, कांग्रेस के बड़े नेता जैसे नेहरू, पटेल, वो सब पार्टीशन को अनअवॉइडेबल मान चुके थे और उसे एक्सेप्ट करने को तैयार थे। गांधी जी ने महसूस किया कि जमीनी हकीकत उनसे कहीं आगे निकल चुकी है। लोग, या कम से कम वो लोग जो फैसले ले रहे थे या जो वायलेंस कर रहे थे, वो उनकी सुनने को तैयार नहीं थे। उनके पास सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। हालांकि उन्होंने इसे कभी दिल से अप्रूव नहीं किया। वो कलकत्ता और दिल्ली में दंगे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स के डिसीजंस पर उनका कंट्रोल नहीं रहा था उस वक्त।
ये उनके जीवन की शायद सबसे बड़ी त्रासदी थी। ये वाकई एक कॉम्प्लेक्स और ट्रैजिक स्टोरी है, बिल्कुल जिसके घाव शायद आज भी पूरी तरह भरे नहीं हैं। बिल्कुल। एंड इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, सोचने के लिए एक बात यह है, एक प्रोवोकेटिव थॉट कह सकते हैं कि पार्टीशन जिस जल्दबाजी और तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, खासकर बाउंड्रीज का डिमार्केशन बिना किसी प्रॉपर सर्वे या लोकल कंसल्टेशन के, रेडक्लिफ लाइन के जरिए और लाखों लोगों के ट्रांसफर के लिए किसी ऑर्गेनाइज्ड प्लान का न होना, क्या इसके विनाशकारी ह्यूमन कॉस्ट को कम किया जा सकता था? मतलब क्या कोई और तरीका हो सकता था? हाँ, पंजाब और बंगाल में जो अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस हुआ, मास माइग्रेशन हुआ, जिसमें एस्टिमेट्स के मुताबिक 10 से 20 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ से ज्यादा डिस्प्लेस हुए, क्या वो ट्रेजेडी टैली जा सकती थी अगर प्रोसेस थोड़ा धीमा होता, अगर बाउंड्रीज पर ज्यादा कंसल्टेशन होता, ज्यादा वक्त लिया जाता, या पॉपुलेशन एक्सचेंज का कोई प्लान्ड मैकेनिज्म बनाया जाता, जैसा शायद कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था? क्या एक डिफरेंट अप्रोच, भले ही उसमें ज्यादा समय लगता, पार्टीशन की ह्यूमन कॉस्ट को कम कर सकता था? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है, हिस्ट्री को बदला नहीं जा सकता, पर इतिहास के इस क्रिटिकल जंक्चर पर रिफ्लेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी लेगेसी आज भी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और साइकोलॉजी को गहरे तक शेप कर रही हैं। ये था आज का यूपीएससी बुक स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आर एस शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।